हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सदन में विपक्ष ने मैया योजना को बनाया मुद्दा तो मुख्यमंत्री हेमंत ने दिया जवाब तो शांत पड़ गई विपक्ष। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर फिर से संग्राम शुरू हुआ है। पहले विधायक फिर मंत्री ने जवाब दिया कि छठी और सातवीं किस्त कब जाएगी, लेकिन इसके बाद भी जब सवाल हुआ तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। जवाब भी ऐसा कि सदन में विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। दरअसल दिसंबर के बाद बेटी बहन को योजना की छठी और सातवीं किस्त नहीं मिली, जिससे एक ओर लाभुक परेशान हैं तो दूसरी ओर से विपक्ष मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 56 लाख लाभुक को सरकार हर माह 2500 रुपये खाते में भेज रही है। बीच में योजना में त्रुटि के वजह से छठी और सातवीं किस्त को रोका गया, जिसमें जांच शुरू हुई तो कई फर्जी लाभुक सामने आए जो योजना का लाभ ले रहे हैं। सत्यापन के कार्य के वजह से रुकी मैया योजना की राशि को भाजपा ने मुद्दा बना लिया। विधानसभा में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कब मैया को पैसा मिलेगा। इस पर पहले मंत्री ने बयान दिया, बताया होली से पहले सभी के खाते में पैसा पहुंच जाएगा, लेकिन इस पर भी विपक्ष हंगामा करता रहा। पूछ रहा था आखिर कैसे और क्यों योजना बंद हो गई। चुनाव में फायदे के लिए इस योजना का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद खड़े हुए और विपक्ष के सवालों का ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष सदन छोड़कर ही निकल गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूछा कि हमारी सरकार को बने 5 महीने हो रहे हैं, अपने वादे के मुताबिक उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन जहां भाजपा की सरकार बने 1 साल हो गई, वहां बेटी बहन सम्मान योजना का क्या हो गया। मुख्यमंत्री ने साफ बोला है कि योजना की किस्त हर हाल में जाएगी, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। त्रुटि दूर होगी और फिर पैसा जाना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई जांच, अब केवल योग्य लाभुकों को मिलेगा योजना का लाभ। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार पलामू प्रमंडल में मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन किया है। इस जांच में पाया गया कि 95,684 लाभुकों पलामू, 70,000 गढ़वा और 40,000 लातेहार के नाम स्वीकृत सूची से हटा दिए गए हैं। अब केवल योग्य लाभुक ही योजना का लाभ प्राप्त करेंगे। जांच में पाया गया कि दिसंबर में पलामू जिले में कुल 3,72,937 लाभुकों के खाते में राशि भेजी गई थी। वर्तमान में डाटा घटाकर केवल 2,77,253 लाभुकों को भुगतान की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह लातेहार में दिसंबर में 1,46,000 लाभुकों और गढ़वा में 2,42,000 लाभुकों के खाते में राशि पहुंची थी, जबकि अब ऑनलाइन डाटा में क्रमशः 1,06,000 और 1,65,000 लाभुकों के नाम दर्ज हैं। राज्य सरकार ने इस बदलाव की जानकारी तीनों जिला प्रशासन को भेज दी है। लगातार सामने आने वाली गड़बड़ियों के बाद अब घर घर जाकर लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा है ताकि योजना का लाभ केवल योग्य लोगों को मिले। राज्य स्तर पर सभी जिलों के साथ हाल ही में ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें देखा गया कि ऑनलाइन डाटा में लाभुकों की संख्या काफी कम हो गई है। इस संबंध में सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक समीरा एस से संपर्क करने की कोशिश की गई, पर उनका फोन नहीं उठाया गया। जिले के किसी अधिकारी ने भी इस विषय पर टिप्पणी करने से बचा। पेपर लीक मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रिंस कुमार और प्रिंस राणा गिरफ्तार। कोडरमा में झारखंड बोर्ड 10वीं के हिंदी और विज्ञान विषय के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बघेअडीह जमुआ गिरिडीह निवासी प्रिंस कुमार और मरकच्चो निवासी प्रिंस राणा शामिल हैं। प्रिंस कुमार को मधुपुर से और प्रिंस राणा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप से हुआ था पेपर लीक। मरकच्चो निवासी प्रिंस राणा JAC अपडेट सर नामक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था, जहां से प्रश्नपत्र वायरल हुआ था। उसने 350 रुपये QR कोड से मंगाकर कई लोगों को पेपर बेचा था। वहीं जमुआ निवासी प्रिंस कुमार की भी पेपर लीक में अहम भूमिका थी।
पहले इसे चतरा निवासी बताया जा रहा था, लेकिन जांच में यह जमुआ का रहने वाला निकला। इससे पहले पुलिस ने गिरिडीह के न्यू बरगंडा से 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके नाम रोहित कुमार, मुकेश कुमार, लाल मोहन कुमार, अंशु कुमार पांडेय, कृष्णा कुमार पांडेय और कमलेश कुमार हैं। पूछताछ के बाद इन सभी को जेल भेज दिया गया। जांच में सामने आया कि मास्टरमाइंड कमलेश और उसके साथी मुकेश ने प्रश्न पत्र को उस समय लीक किया था जब इसे गिरिडीह के स्ट्रांग रूम में वाहन से उतारा जा रहा था। कमलेश ने पेपर चोरी करने के बाद सबसे पहले इसे अपनी कथित प्रेमिका को भेजा था। बाद में पैसे लेकर इसे कई लोगों को बेचा गया, जिससे यह वायरल हो गया। कोडरमा के एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर आगे की जांच जारी है। जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी, उन पर भी कार्रवाई होगी। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर कसा तंज, कहा या तो नेता चुनें या सामूहिक इस्तीफा दें बीजेपी के सभी विधायक। हेमंत सोरेन सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर 3 मार्च को वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। झारखंड के बजट से ठीक पहले सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर विपक्षी दल भाजपा पर तीखा हमला बोला है। सुप्रियो ने भाजपा पर देश और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के सभी विधायक मिलकर अपना नेता चुन लें या फिर विधायकी से सामूहिक इस्तीफा दे दें। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कल पेश होने वाला बजट 3D यानी 3 डायमेंशनल होगा। यह बजट राज्य की समृद्ध, खुशहाली और विकसित झारखंड के सपने को पूरा करेगा। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वह पहले से कहते रहे हैं कि बीजेपी को देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है और वह संघीय ढांचे पर हमला करना चाहती है। उनका अंदेशा अब सही होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा होगा कि सदन में विपक्ष तो होगा, लेकिन नेता नहीं होगा। भाजपा स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था नहीं चाहती है। झामुमो नेता ने कहा कि पिछले लोकसभा में भी अंतिम समय में विपक्ष के आवाज उठाने पर लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। 2-2 लोकसभा सांसदों की सदस्यता तक छीन ली गई थी। यहां भी जनादेश आने के बावजूद विपक्ष का नेता नहीं बन पाया। यह हमारे लिए गौरव की बात नहीं है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम जन आकांक्षा के अनुरूप काम करेंगे, लेकिन इसके लिए एक अदद विपक्ष का नेता भी जरूरी होता है। नेता प्रतिपक्ष के अभाव में कई आयोग निगम नहीं गठित हो रहा है। उन्होंने कहा कि आखिर इसका जिम्मेवार कौन है। झामुमो नेता ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि क्या सदन के बाहर सिर्फ टोका टोकी के लिए भाजपा के विधायक हैं? भाजपा की सोच लोकतंत्र को धीरे धीरे कमजोर करना है। कल जब बजट आएगा, उसके बाद सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर भाजपा के 3-4 विधायकों का आवाज निकलेगा। उन्होंने कहा कि बाबूलाल को उनके विधायक ही नेता मानने को तैयार नहीं है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार का बजट 3D बजट होगा, जिसमें समृद्ध, खुशहाली और विकसित झारखंड का बजट होगा। इस बार स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, समुदाय के विकास का बजट होगा। झामुमो नेता ने कहा कि भाजपा की दिशा सही नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री चुनाव के समय लगातार झारखंड आ रहे थे। अब झारखंड में भाजपा को नेता नहीं मिल रहा है तो उन्हें ही विपक्ष का नेता बना दें। झामुमो नेता ने कहा कि सत्ता पक्ष राज्य के विकास के लिए गंभीर है। पहला और दूसरा जेपीएससी का हाल देख रहे हैं, इसलिए उनके नेता ने पूरी तरह सोच विचार कर अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने कहा कि झामुमो हर हाल में जनता से किए अपने वादों को पूरा करेगा। झारखंड विधानसभा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी का संबोधन। झारखंड विधानसभा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी ने विधायकों को संबोधित किया। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर, वित्त मंत्री, संसदीय कार्यमंत्री सहित कई अन्य गणमान्य उपस्थित थे। हरिवंश जी ने झारखंड विधानसभा में चुने गए नए विधायकों को बधाई दी और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि यह देश की सबसे युवा विधानसभा है और एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विचार का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने युवाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया था। इस बार विधानसभा में 12 महिला विधायकों का चुना जाना भी लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। हरिवंश जी ने चीन का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां सरकार अपने नेताओं को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु विशेष प्रशिक्षण देती है। उन्होंने कहा कि चीन 1980-90 के दशक तक भारत के बराबर था, लेकिन आज वह 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसका एक बड़ा कारण वहां का प्रशिक्षण तंत्र है, जो नेताओं और अधिकारियों को समय के साथ अपडेट करता रहता है। उन्होंने बताया कि झारखंड में भी विधायकों को प्रशिक्षित करने का यह प्रयास बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसदीय प्रक्रिया को समझकर ही वे अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सकते हैं। हरिवंश जी ने विधानसभा संचालन से जुड़े नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभाओं के नियम किसी एक दल द्वारा नहीं बनाए जाते, बल्कि सभी दलों की सहमति से तय होते हैं। स्पीकर का मुख्य दायित्व इन नियमों का पालन सुनिश्चित कराना होता है। उन्होंने चिंता जताई कि वर्तमान समय में विधायिका में अव्यवस्था बढ़ रही है, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित होती है। पहले ऐसा कम होता था, लेकिन अब यह आम बात बन गई है। विधायकों को चाहिए कि वे सदन में अपनी भूमिका को गंभीरता से लें और नियमों के अनुरूप काम करें। हरिवंश जी ने कहा कि लोकतंत्र में विधायक ही वे लोग होते हैं जो नीतियों और कानूनों को आकार देते हैं। 1991 में भारत में हुए आर्थिक सुधारों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जब तक संसद में इसकी सहमति नहीं बनी, तब तक बड़े बदलाव संभव नहीं हो सके। इसी तरह झारखंड में भी किसी भी बड़े सुधार के लिए विधानसभा की भूमिका अहम है। उन्होंने विधायकों को सलाह दी कि वे सदन की कार्यवाही को ध्यान से सुनें, नियमों और प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझें और प्रभावी ढंग से अपनी बात रखें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने भी सबसे पहले संसद में बैठकर दूसरों को सुनने और सीखने पर जोर दिया था। हरिवंश जी के संबोधन का मुख्य संदेश यही था कि झारखंड के विधायकों को अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पूरी निष्ठा और दक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। विधानसभा एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां लिए गए निर्णय राज्य की दिशा और दशा तय करते हैं। ऐसे में विधायकों के लिए जरूरी है कि वे प्रशिक्षण से सीखकर अपनी भूमिका को प्रभावी बनाएं और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। झारखंड का बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। क्या है अनुमान? रघुवर के नाम की क्यों होती है चर्चा? वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर 3 मार्च को झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश करने वाले हैं। इससे पहले आम लोगों के जहन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। मसलन, किस सेक्टर पर सरकार ज्यादा फोकस करेगी? मैया सम्मान और सर्जन पेंशन की 1 साल की राशि का प्रावधान होगा या नहीं? बजट के आकार में कितना प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है? क्या राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार सेस के माध्यम से आम जनता पर टैक्स का बोझ डाल सकती है? बजट की रूपरेखा पर सत्ता पक्ष की ओर से आए हालिया इंडिकेशन से कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। झारखंड के अब तक के बजट आकार में -5.01% से की कटौती के साथ साथ 36.76% तक का इजाफा भी हुआ है। लिहाजा 10% से 15% तक का इजाफा होने पर वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट आकर 1,45,000 करोड़ तक का हो सकता है, क्योंकि वर्ष 2024-25 का बजट आकर 1,28,900 करोड़ का था। एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा फोकस महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार को 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए और सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को 1,000 रुपए प्रतिमाह देना है। ऐसे में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के लिए आय और व्यय में तालमेल बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। ऐसा नहीं होने से ऋण पर सूद बढ़ेगा, इससे घाटा बढ़ता जाएगा। वहीं वित्त मंत्री इशारा कर चुके हैं कि बजट में सबसे ज्यादा तवज्जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र के उत्थान को दिया जाएगा। वित्त मंत्री यह भी कह चुके हैं
कि सरकार राजस्व बढ़ाने पर फोकस करेगी। उनका मानना है कि टैक्स चोरी को रोककर 7,000 से 8,000 करोड़ तक का राजस्व बढ़ाया जा सकता है, इसलिए जनता पर वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा। झारखंड बनने के बाद अब तक सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले नेताओं में रघुवर दास का नाम टॉप पर है। उन्होंने वित्त मंत्री की हैसियत से 2005 से 6 में पहली बार बजट पेश किया था, 2006 से 7 में दूसरी बार बजट पेश किया था, 2010 से 11 में तीसरी बार, जबकि 2015 से 2019 के बीच लगातार 5 बार बजट पेश कर कुल 8 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड उनके नाम है। इसके बाद डॉक्टर रामेश्वर उरांव दूसरे नेता हैं जिन्होंने लगातार 5 बार बजट पेश किया है। तीसरा स्थान मृगेंद्र प्रताप का है, इन्होंने लगातार 4 बार बजट पेश किया था। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन भी प्रभारी मंत्री की हैसियत से 2011 से 12 और 2012 से 13 में बजट पेश कर चुके हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने 2009 की अधिसूचना को शेयर कर उठाए सवाल। इरफान अंसारी ने भागलपुर जाने की दी नसीहत। रमजान का महीना रविवार से शुरू हो गया है। इस बीच गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें राज्य के कार्मिक विभाग की 29 अगस्त 2009 की अधिसूचना की तस्वीर है। अधिसूचना की तस्वीर के साथ निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अधिसूचना में रमजान के दौरान सरकारी कार्यालयों में मुस्लिम समाज के कर्मचारियों को विशेष सुविधा प्रदान की गई है। वहीं सांसद निशिकांत दुबे के पोस्ट के बाद राजनीति तेज हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी हमला बोला है। सांसद निशिकांत दुबे के पोस्ट के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सांसद निशिकांत दुबे पर झारखंड के आपसी सौहार्द और शांति को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। इरफान अंसारी ने कहा है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे झारखंड के आपसी सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे शांति और भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं तो भागलपुर चले जाएं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने सांसद निशिकांत दुबे को राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करने वाला करार दिया। उन्होंने निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की है, लेकिन निशिकांत दुबे ने जिस तरह का पोस्ट किया है, उन्हें पहले आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शासन में अल्पसंख्यक समुदाय को दी जा रही सुविधाओं पर पोस्ट करना चाहिए था। वहीं सांसद निशिकांत दुबे के एक्स पर पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि उनके सांसद हमेशा ठोस बातें करते हैं। राज्य में जिस तरह से वोट की राजनीति के लिए तुष्टीकरण किया जा रहा है, वह दुखद है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जब रमजान के महीने में एक विशेष समुदाय के लोगों को सुविधाएं दी गईं और यह आज भी जारी है, तो यह स्पष्ट है कि राज्य में तुष्टीकरण के मामले में जामुमो भी कांग्रेस की राह पर चल रहा है। हेमंत कैबिनेट के इस मंत्री की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। जानिए क्या है पूरा मामला। हेमंत कैबिनेट के मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाई कोर्ट ने मंत्री को नोटिस जारी किया है। दरअसल झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो की याचिका को स्वीकार करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद को नोटिस किया है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद से कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। साथ ही इस मामले में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाचन पदाधिकारी तेनुघाट को भी पार्टी बनाने को कहा है। अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव के अनुसार याचिका में योगेंद्र प्रसाद पर झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया है, जो लाभ का पद है। यह भी कहा गया है कि नामांकन दाखिल करने व नामांकन पत्रों की जांच तक उनका त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी याचिका में उनके चुनाव लड़ने पर की गई आपत्ति पर संबंधित अधिकारियों द्वारा जानबूझकर संज्ञान नहीं लेने का भी आरोप लगाया है। न्यायालय द्वारा यह नोटिस 21 फरवरी को ही जारी किया गया है। 2024 में विधानसभा चुनाव जीतने वाले योगेंद्र प्रसाद 2014 में जामुमो की टिकट पर
बोकारो जिला के गोमिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। झामुमो प्रत्याशी के रूप में उन्होंने भाजपा के माधवलाल सिंह को 37,514 वोट के अंतर से हराया था, लेकिन 31 जनवरी 2018 को उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। इसकी वजह बना अवैध कोयला को जमा कर हार्डकॉक बनाना। दरअसल रामगढ़ के मुरुबंदा में तत्कालीन विधायक योगेंद्र प्रसाद और उनके भाई चित्रगुप्त महतो का शुभम शिव हार्डकॉक प्लांट था। साल 2010 में जब पुलिस ने छापा मारा तो प्लांट से अवैध कोयला पकड़ा गया। उन पर अवैध तरीके से कोयला जमा कर हार्डकॉक बनाकर कारोबार करने का मुकदमा चला। तत्कालीन थाना प्रभारी चंद्रिका प्रसाद ने मुकदमा दर्ज कराया था। लंबी सुनवाई के बाद एसडीजेएम कोर्ट ने धारा 144, 120 बी के तहत योगेंद्र प्रसाद समेत अन्य को 3-3 साल की सजा सुनाई थी। बिना नेता प्रतिपक्ष के ही पेश होगा झारखंड का बजट। क्यों असमंजस में भाजपा? 3 मार्च को झारखंड का बजट विधानसभा में बिना नेता प्रतिपक्ष के ही पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश करेंगे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव हुए 3 माह से अधिक हो गए, लेकिन अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जा सका। इतना ही नहीं, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष का न होना राज्य की राजनीति में बयानबाजी का कारण भी बनी है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने में नेता प्रतिपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। संवैधानिक नियम के अनुसार विधानसभा की कार्यवाही में नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ रांची के वर्तमान विधायक सीपी सिन्हा का नाम चर्चा में है। कहा जा रहा है कि उनके अनुभव और पार्टी के प्रति उनकी मेहनत को देखते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष के लिए दूसरा नाम नीरा यादव का है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर पार्टी किसी महिला को नेता प्रतिपक्ष बनाती है तो वह नीरा यादव ही होंगी। अगर बजट की बात करें तो इस बार के बजट आकार में 7 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि वर्ष 2024-25 में झारखंड का बजट आकार 1,28,900 करोड़ रुपए था। इस हिसाब से इस बार का बजट करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना है। शुक्रवार को सदन में 5508 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट मैया सम्मान योजना के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए अधिक धनराशि का आवंटन किए जाने की संभावना है। डीजीपी ने मांगी दागी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की लिस्ट। आम लोगों से करते हैं खराब बर्ताव तो जा सकती है नौकरी। झारखंड में दागी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जा सकती है। जिस पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का व्यवहार सही नहीं है, आम लोगों से बेहतर तरीके से पेश नहीं आते हैं, घूसखोरी में नंबर 1 है या फिर अपने कर्तव्य को पूरा करने में दूर रहते हैं, तो ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है। पुलिस मुख्यालय सभी आईजी को पत्र भेजकर वैसे दागी अधिकारियों का डाटा मांगा है। डीजीपी ने पत्र भेजकर सभी की जानकारी मांगी है। इसके बाद साफ है कि पुलिस अपने काम में लापरवाही बरतेगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिसकर्मी शराब का सेवन करते हैं, उन्हें चेतने की जरूरत है। डीजीपी के पास लगातार शिकायत पहुंच रही थी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के द्वारा बेवजह परेशान करने की बात कही गई है। शिकायत के बाद ही मुख्यालय ने आदेश निकाला है। यह पत्र हजारीबाग, दुमका, बोकारो, पलामू, चाईबासा के पुलिस उप महानिरीक्षक को भेजा गया है। कहा गया है कि आपके जिला इकाई में पदस्थापित वैसे पुलिस पदाधिकारी अथवा कर्मी जिनके खिलाफ आम नागरिकों, महिलाओं से दुर्व्यवहार करने के आरोप में कार्रवाई की गई है, इसके अलावा जिनकी भूमाफिया आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ संलिप्तता पाई गई है, जिनके खिलाफ वरीय पदाधिकारी के साथ उदंडतापूर्ण व्यवहार करने के आरोप में कार्रवाई की गई है अथवा उदंडतापूर्ण व्यवहार करते हैं, जो कर्तव्य से फरार रहते हैं अथवा जो कर्तव्य के दौरान आदतन शराब का सेवन करते हैं या फिर अक्सर बिना कारण अवकाश पर रहते हैं। अंतिम बिंदु है कि जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। झारखंड में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के आचरण से संबंधित डाटा तैयार किया जाएगा।
और उसके आधार पर कार्रवाई की रूपरेखा तय की जाएगी। अब इस पत्र के सामने आने के बाद वैसे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। जो दागी है, पूर्व से रिकॉर्ड खराब है। कई कार्रवाई के बाद भी उनके आचरण में सुधार नहीं आया है। ऐसे लोगों में हड़कंप मचा है। आखिर क्या होगा? अगर देखें, राज्य के डीजीपी की कमान संभालने के बाद से ही अनुराग गुप्ता एक्शन में है। कई मोबाइल नंबर जारी किया है जिससे लोगों का काम आसानी से हो सके, कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अपने ही विभाग को सुधारना है, जिस दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर स्वास्थ्यकर्मी उतरे सड़क पर। अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत झेनागढ़िया गांव में 17 फरवरी को दवा खिलाने गई मेडिकल टीम पर हमला किया गया था। इस हमले में ग्रामीणों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई थी। वहीं कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया गया था। इसके बाद 18 फरवरी को स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा डीसी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर रविवार को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने पुराना सदर अस्पताल से आक्रोश रैली निकाली और पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। प्रदर्शन में शामिल स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये रैली है। इसके साथ ही स्वास्थ्य जांच करने, दवा खिलाने और इलाज के दौरान आए दिन स्वास्थ्य कर्मियों पर ग्रामीणों द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है। इसके खिलाफ भी स्वास्थ्य कर्मियों ने आक्रोश रैली निकाली है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही देता है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी कहीं सुरक्षित नहीं है। ऐसे में ड्यूटी करना संभव नहीं है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि पिछले दिनों लिट्टीपाड़ा प्रखंड के झेनागढ़िया गांव में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की गई और महिला कर्मी के साथ गलत व्यवहार किया गया। जब थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई तो प्रशासन के स्तर से हम सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव बनाए जाने लगा कि प्राथमिकी वापस ले, नहीं तो कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि यदि हम सभी ड्यूटी के दौरान मार खाते रहे और हम पर ही दबाव बनाया जाएगा तो कैसे ड्यूटी की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 3 मार्च से जिले के सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। गिरिडीह जेएमएम स्थापना दिवस। पोखरिया में है गुरुजी का आश्रम। यहीं से शिबू सोरेन ने शुरू किया था आंदोलन। झारखंड राज्य अलग आंदोलन और झारखंड राज्य का जब भी जिक्र होता है, सबसे पहले किसी की तस्वीर जहन में घूमती है तो वह शिबू सोरेन है। दिशोम गुरु के तौर पर जाने जाने वाले शिबू ने जन आंदोलन की शुरुआत गिरिडीह के पीरटांड और धनबाद के टुंडी के सीमाई इलाके से की थी। इन्हीं प्रखंड के सीमा पर अवस्थित पोखरिया में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ डेरा डाला था। शिबू सोरेन अपने सहयोगी श्यामलाल मुर्मू के मिट्टी के घर में रहते और महाजनी प्रथा के साथ साथ शोषण वर्ग के खिलाफ लोगों का जुटान करते थे। इसी पोखड़ियां से उन्होंने महाजनी प्रथा, अशिक्षा के साथ साथ हड्डियां दारू के खिलाफ भी आंदोलन को धार दिया था। आज भी यह आश्रम है। वर्तमान में इस आश्रम का देखभाल स्वर्गीय श्यामलाल की पत्नी बहाली मुर्मू, पुत्र प्रदीप के साथ साथ बहू लीलावती प्रमुख रूप से करती है। शिबू सोरेन के प्रमुख सहयोगियों में से एक श्यामलाल मुर्मू इस दुनिया में नहीं है, लेकिन स्वर्गीय श्याम की पत्नी बहाली को गुरुजी की बातें याद हैं। वह बताती हैं कि जब गुरुजी यहां रहते थे तो लोगों की भीड़ उमड़ी रहती थी। लोग अपनी परेशानी लेकर पहुंचते, जिसका हल गुरुजी निकालते थे। बहाली के पुत्र प्रदीप बताते हैं कि उनके दिवंगत पिता श्यामलाल बताते थे कि गुरुजी हमेशा झारखंड को अलग राज्य बनाने, महाजनी प्रथा को खत्म करने की बात कहते थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता कहते थे कि उस वक्त पुलिस भी गुरुजी को खूब परेशान करती थी। प्रदीप और उनकी पत्नी लीलावती बताती हैं कि उनके गांव में सरकारी स्कूल था, जिसे 1 किलोमीटर दूर दूसरे गांव के स्कूल में मर्ज कर दिया गया। अब बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने में भी परेशानी होती है। लीलावती बताती हैं कि आसपास में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है। इलाज के लिए टुंडी जाना पड़ता है।
इन दोनों ने बताया कि उन्हें भी कई तरह की अन्य सरकारी सुविधा नहीं मिली है। लीलावती कहती हैं, उन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलता है, आवास की सुविधा भी नहीं मिली है। प्रदीप और लीलावती कहती हैं कि पोखड़िया का यह आश्रम ऐतिहासिक है, ऐसे में इस आश्रम का कायाकल्प होना चाहिए। उन दोनों ने कहा कि इस आश्रम पर कुछ ऐसा हो जिससे कि राज्य का हर एक व्यक्ति इस आश्रम को जान सके। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।